चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नया नेक्स्ट टॉपिक। अब ना हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म कर चुके हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। अब आज हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वर्ड है, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, अब इसी के साथ पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब यहां से लेकर के आगे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, हम हर एक टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना सीखेंगे। कभी पॉइंट चार्ज से, कभी बड़े चार्ज से, कभी किसी तार के ऊपर चार्ज है, कभी किसी शीट के ऊपर चार्ज है, कभी किसी बड़ी सी बॉल के ऊपर चार्ज है, उन सब से हम ना फील्ड निकालना सीखेंगे। तो एक तरह से यूं समझ लो कि आपका सेकंड टॉपिक चल रहा है, और यूं ही समझ लो कि यही आपका आखिरी टॉपिक भी है, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड करनी है। इसीलिए आप लोगों को आज की क्लास बड़े ध्यान से और तरीके से समझनी है, क्योंकि आज आपको फील्ड का लॉजिकल मतलब समझ में आएगा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये होता क्या है। और अगली क्लासेस से बस हम अलग अलग तरह की बॉडीज उठाएंगे और उनसे फील्ड निकालेंगे कि इस बॉडी से कैसे फील्ड निकलती है, इस बॉडी से कैसे फील्ड निकलती है। तो फील्ड आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको फील्ड का एक्चुअल कंसेप्ट पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लोग नोट कर रहे हैं वो हेडिंग डालना चाहे तो डाल लीजिए, हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और कई जने इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन जरा बात को पहले समझते हैं कि ये है क्या आखिरकार। मान लीजिए, बिल्कुल तसल्ली से समझना, आज की पूरी क्लास थियोरेटिकल है, लास्ट में एक छोटी सी डेरिवेशन होगी बस। सपोज कर लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये रहा आपके पास एक मैग्नेट। इस मैग्नेट में एक तरफ इसके नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। अगर मैं इस मैग्नेट से बहुत ज्यादा दूरी पर एक 1 रुपीज का कॉइन रख दूं, मेटल कॉइन, एक रुपए का सिक्का इस मैग्नेट से बहुत दूरी पे ले जाकर के रख दूं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये मैग्नेट इतनी दूर रखे हुए एक रुपए के सिक्के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सिक्का इस मैग्नेट से बहुत ही ज्यादा कहां पर है, दूरी पर। अगर मैं इस सिक्के को थोड़ा पास लेकर के आऊं, सपोज कर लीजिए यहां पर ले आऊं, क्या अब अट्रैक्ट करेगा? आप बोलोगे सर आप इसके पास तो ले आए, मगर फिर भी ये बहुत दूर है, अभी भी शायद अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मैं इस 1 रुपए के सिक्के को और पास लाया, शायद अभी भी ना अट्रैक्ट कर पाए, और पास लाया, अब भी ना अट्रैक्ट कर पाए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये सिक्का इस मैग्नेट के इतना करीब आ जाएगा कि अब ये मैग्नेट इसके ऊपर ना फोर्स अप्लाई कर पाएगा, इतना फोर्स कि आप महसूस कर सको कि हाँ इस मैग्नेट, ये मैग्नेट या इस सिक्के के ऊपर ना खिंचाव महसूस हो रहा है। इट मींस दैट कि मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी बाउंड्री बना देता हूँ। ये क्या बना दी, एक बाउंड्री। इसका मतलब ये बाउंड्री ये बताती है कि अगर आपने सिक्के को उस बाउंड्री के बाहर रखा तो ये मैग्नेट ना इस सिक्के के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, लेकिन अगर आपने इस सिक्के को इस बाउंड्री के अंदर रखा तो ये मैग्नेट इस सिक्के के ऊपर क्या अप्लाई कर पाएगा, फोर्स अप्लाई कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम इसी को आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो सिक्का है ना, वो इस मैग्नेट की फील्ड में आ चुका है, इसीलिए मैग्नेट ना इस सिक्के के ऊपर क्या अप्लाई कर पा रहा है, फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के आसपास का वो हिस्सा, वो स्पेस, वो रीजन, जिसमें अगर मैं किसी 1 रुपए के सिक्के को या किसी मेटल को रखूं और ये मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगा सके, फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट कर सके या फिर उसे रिपेल भी कर सके, अगर कोई और मैग्नेट रखा हो तो इसके ऊपर अगर ये फोर्स लगा के अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो मैग्नेट के आसपास के इसी हिस्से को, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड कहा जाता है। कहते हैं कि अगर ये यहाँ पर रखा तो हम बोलते हैं ये मैग्नेट की फील्ड में रखा हुआ है, और अगर ये सिक्का बाहर रखा तो हम बोलते हैं मैग्नेट की फील्ड से कहाँ रखा हुआ है, बाहर। क्योंकि ये फील्ड मैग्नेट ने बनाई है, इसलिए हमने इस फील्ड का नाम ही क्या रख दिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप बोलोगे सर मैग्नेट के आसपास का वो हिस्सा, वो स्पेस, वो रीजन, वो जगह जिसमें अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं और ये मैग्नेट अगर उसे फोर्स लगा के खींच सके या रिपेल कर सके, तो मैं बोलूंगा कि ये जो स्पेस या रीजन है ये फील्ड है, और ये फील्ड मैग्नेट ने बनाई है, इसलिए हम इस फील्ड को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही एक फील्ड और होती है जिससे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअल में अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूं तो ये जाकर के कहां गिर जाता है, जमीन पर।
मैं इसे और ऊंचाई से ले जाके छोड़ू तो ये फिर भी जाके जमीन पर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा जमीन पर? क्योंकि ग्रेविटी इसे अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। अब अगर मैं अर्थ से कोई चीज बहुत दूर ले जाऊं और उतनी दूर ले जा करके आप छोड़ू तो क्या लगता है वो अर्थ पे आके गिरेगी? आप बोलोगे नहीं गिर सकती। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ना अर्थ की फील्ड से कहां पर है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब अर्थ ना सिर्फ उन्हीं बॉडीज के ऊपर फोर्स लगा पाएगी जो अर्थ की फील्ड में है। अब ये वाली फील्ड अर्थ से बनी है, ग्रेविटी से बनी है, इसलिए इस फील्ड को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। इसका मतलब जो फील्ड मैग्नेट ने बनाई उसे बोला मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड ग्रेविटी ने बनाई उसे बोला ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मुझे लगता है कि जो फील्ड चार्ज बनाएगा, चार्ज का मतलब चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है, तो जो फील्ड चार्ज बनाएगा ना हम उसी को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दिया कि आखिर ये फील्ड है क्या। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की। इट मींस दैट कि मान लीजिए अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ढंग से समझिएगा इस बात, और इस चार्ज से बहुत दूरी पर मैंने एक और चार्ज ला करके रख दिया, क्यू नॉट रखा। अब ये चार्ज इसके ऊपर ना फोर्स अप्लाई करके इसे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये चार्ज इससे बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, या यूं कहा जाए कि इस ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की फील्ड से कहां रखा हुआ है, बाहर। तो इसका मतलब ये चार्ज अपने आसपास के स्पेस में कुछ फील्ड बनाएगा। जैसे ही आप इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाके रखेंगे, ये जाहिर सी बात है ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगाना शुरू कर देगा, फोर्स। और जैसे इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा आप समझ जाना कि ये जो फील्ड बन रही है कौन बना रहा है, ये वाला चार्ज। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस, वो रीजन, वो जगह जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाए, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, तो इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अब सुनिए डेफिनेशन सिंपल शब्दों में, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस around a charge. Electric field is defined as the space around a charge in which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge placed at that point. यानी कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस जिसके अंदर अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को ला करके रखूं तो ये चार्ज ना अपने ऊपर एक फोर्स महसूस कर सके, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये वाला जो स्पेस है ना वो इस वाले चार्ज की क्या है, फील्ड। यानी कि अगर आप इस चार्ज को यहां रखते हो तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो आप बोल देना यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इसको आपने कहीं रखा और वहां पर इसके ऊपर फोर्स लगा तो आप बोल देना कि जरूर यहाँ पर किसी ना किसी चार्ज की फील्ड मौजूद है। इसका मतलब यही आपको डिसाइड करके बताएगा कि इस जगह पर फील्ड प्रेजेंट है या फिर फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ये डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी हुई है, एज यूजुअल जैसे हमेशा करता हूँ, क्लास के बाद मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। सुनिए अब ध्यान से, तो अब पता चल गया कि फील्ड आखिर होती क्या है, आसपास का स्पेस। ओके, एक चीज सुनिए, अब यहाँ पर आपको दो चार्जेस नजर आ रहे हैं, एक चार्ज वो जो फील्ड बना रहा है और एक चार्ज वो जिसको हमने इस्तेमाल किया ये चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई फील्ड मौजूद है या फिर नहीं है। जिस चार्ज ने फील्ड को क्रिएट किया, बनाया, उसे हमने बोला सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स वो होता है जो किसी चीज को बनाता है, तैयार करता है, जिससे कोई चीज हमें मिलती है। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से हमें यहाँ पर फील्ड नजर आ रही है, फील्ड मिल रही है, इसलिए वो चार्ज जो फील्ड को बनाता है, क्रिएट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। और वो चार्ज जिसकी मदद से हम लोग ये टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है या नहीं है, हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो आगे टॉपिक में जब कभी भी मैं नाम लूंगा सोर्स चार्ज तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये वो चार्ज है जो फील्ड बना रहा है, और जब मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज की बात करूंगा तो आप समझ लेना कि ये वो चार्ज है जो हम लोगों ने लिया है, इसलिए ताकि चेक कर सके कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है या फिर फील्ड मौजूद नहीं है। तो द चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, एंड द चार्ज विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड, जो चेक करेगा कि यहाँ पर कोई फील्ड है या फिर नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो जनरली आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, बट मैं इसे कैपिटल क्यू से लिख रहा हूँ सोर्स चार्ज को, और ये जो क्यू नॉट है दैट इज
स्मॉल क्यू और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट दिस स्मॉल क्यू। इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ किसके लिए, टेस्ट चार्ज के लिए। तो चलिए अब ये वाला आपका पार्ट खत्म हो गया पहला, कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और किसे कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और या फिर इसी का नाम होता है एक और नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों बातें बिल्कुल सेम है, या तो यूं बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या यूं कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बोथ आर द सेम थिंग। अब सुनते जाइए जरा ध्यान से। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। जब साइंटिस्टों ने ये देख लिया कि चार्ज अपने आसपास फील्ड बनाता है, तो उन्हें ये पता चला कि बड़ा चार्ज ज्यादा दूर तक फील्ड बना सकता है और छोटा चार्ज पास में थोड़ी कुछ ही दूर तक फील्ड बना पाता है। तो हमें एक बात पता चली कि जो चार्जेस अपने आसपास फील्ड बनाते हैं, आपको ये पता करना है कि किसी चार्ज की फील्ड मौजूद है या नहीं है, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट चार्ज। अब हम ये टॉपिक ये पढ़ना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि अगर किसी चार्ज की वजह से कहीं पर फील्ड बनी हुई है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज्यादा मजबूत है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, या फिर कितनी ज्यादा वीक है, या कितनी ज्यादा कमजोर है। तो इसके लिए हमने एक नई टर्म बनाई जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, और नाम से स्ट्रेंथ से ही पता चल रहा होगा कि अब हम चेक करने वाले कि कैसे पता करेंगे कि किसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा मजबूत है या कितनी ज्यादा वीक है, हम उसे कैसे पता करके, कैसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से। तो ये क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती के बारे में, आप ध्यान से समझिए इसके पीछे की कहानी है क्या। मैं आपको चाहूं तो बस एक लाइन में बता दूं कि ऐसे ऐसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, मगर उससे बात नहीं क्लियर होगी, उससे सिर्फ चीजें आप याद कर लोगे। लॉजिकल क्या है, मैं आपको वो लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्टों ने ये कहा कि यार मान लो अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज है, सपोज कर लो ये रहा एक सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ इस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये फील्ड मजबूत भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रही है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, कितनी ज्यादा मजबूत है, मैं ये चीज कैसे चेक करूं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने ये सोचा कि भाई अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल और मजबूत फील्ड बन रही होगी, तो किसी चार्ज को रखने पर, किसी को मतलब टेस्ट चार्ज को रखने पर, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर ना ज्यादा क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। और अगर इसने टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगाया, तो हम समझ लेंगे कि इससे बनने वाली फील्ड बहुत ही ज्यादा कैसी है, वीक। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि भैया आज के बाद से अगर आपको ये चेक करना है कि किसी चार्ज की वजह से इसके आसपास की जो फील्ड बन रही है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, या बहुत ज्यादा वीक है, तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप अपना एक टेस्ट चार्ज लाओ और उस टेस्ट चार्ज को ला करके इसकी फील्ड में रख दो, और जैसे उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो चेक कर लो। अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगा तो हम बोलेंगे भाई इस चार्ज से बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रही है, और बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां की। और अगर उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा वीक होगी, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स जरूर कैसा लग रहा होगा, कम। तो इस तरह से हमने सोचा कि हम ऐसे चेक करेंगे कि किसी जगह फील्ड मजबूत है या फिर वीक है। सुनिए ध्यान से। अब साइंटिस्टों ने इस चीज के बारे में समझा, और उसके बाद इन्होंने बोला चलो ठीक है अब हम चेक करना शुरू करते हैं कि इस जगह पर फील्ड ज्यादा मजबूत है या फिर नहीं है, ये चीज अब हम पता करते हैं। अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट ने ना 2 कूलम का चार्ज उठाया और यहाँ पर लेके आ गया, और वो 2 कूलम के चार्ज को इस चार्ज के पास कुछ डिस्टेंस पर, मान लो r डिस्टेंस पर रख दिया इस चार्ज के फील्ड के अंदर, और चेक किया कि कितना फोर्स लग रहा है। अब आपको Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, आप सभी लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ की मदद से उस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकाला, और उस फोर्स को उसने मेजर करके लिख लिया, और जब फोर्स मेजर किया तो उसने एक बात ऑब्जर्व की कि ये फोर्स तो बहुत कम लग रहा है। अगर कम फोर्स लग रहा है तो उसने बोला यार फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब फील्ड बहुत कम है, पता चल गया उसको। एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, 10 कूलम का चार्ज लाया और ला करके यहाँ रख दिया, उसने भी इससे r ही डिस्टेंस पर ला करके रख दिया। अब इसने जब फोर्स निकाला तो इस बार फोर्स कैसा दिखेगा, ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस।
और वैसे भी आप जानते हैं कि जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा और जितना कम होगा फोर्स उतना कम। अब एक साइंटिस्ट ने 2 कूलम का चार्ज रख के चेक किया कि फील्ड ज्यादा है या कम, और एक साइंटिस्ट ने 10 कूलम का चार्ज रखा और फिर चेक किया फील्ड ज्यादा है या कम। ऑब्वियस सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इस पे कम फोर्स लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा। अब लोग परेशान, ये दोनों लोग आपस में लड़ गए। क्या? इसने बोला भाई फील्ड बहुत कम है, मैंने चार्ज रख के चेक कर लिया। इसने बोला नहीं फील्ड बहुत ज्यादा है, मैंने भी चार्ज रख के चेक किया। अब एक तीसरा साइंटिस्ट आया, उसने ये बताया कि भाई आप लोग ना एक गलती कर रहे हो। उन्होंने बोला कहाँ गलती कर रहे हैं? कह रहा आप लोग ना फील्ड को चेक करने के लिए चार्ज का इस्तेमाल तो कर रहे हो, ये बिल्कुल सही है, और ये बात भी सही है कि जिसके चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगा तो फील्ड वहां ज्यादा है, और अगर कम फोर्स लगा तो फील्ड वहां बहुत कम है। लेकिन आप लोग ये गलती कर रहे हो कि दोनों जने ना अपनी अपनी पसंद का अलग अलग अमाउंट का चार्ज ले रहे हो। अब एक बंदे ने कम चार्ज लिया तो उस पर फोर्स कम ही लगेगा, और एक ने ज्यादा चार्ज लिया उसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा। आप लोग अगर चेक करना चाहते हो कि फील्ड ज्यादा है यहाँ पर या कम, तो आप लोगों को ना चार्ज लेना पड़ेगा। लोगों को, भाई माइक बंद कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। तो आप लोगों को ना सेम चार्ज लेना पड़ेगा, तब जा करके आप चेक कर पाओगे कि फील्ड ज्यादा है या फिर कम। अब लोगों ने बोला सेम चार्ज लेंगे, कितना ले सेम चार्ज, कौन सा वाला सेम चार्ज लें। और दूसरी बात ये भी आई कि मान लो अगर ये दोनों सेम चार्ज लें, तो इस बंदे ने ये कहा कि अब क्या इसका मतलब ये बोलूं कि जब भी ये बंदा अपनी फील्ड चेक करेगा तो मैं इसके पास जाके पूछूं कि तूने कितने कूलम चार्ज से फील्ड को चेक किया है, मैं भी उतना ही चार्ज ले जाके रखूंगा, तब मैं भी उतने चार्ज से चेक करूंगा। कहा गया नहीं, ऐसा नहीं करना। आज के बाद से हम लोग ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि जब कभी भी आपको किसी एक चार्ज से बनने वाली फील्ड को चेक करना है कि वो कितनी फील्ड वहां पर बन रही है, ये चेक करना चाहते हो कि वो फील्ड कितनी ज्यादा मजबूत या कितनी ज्यादा वीक है, तो आप अपनी मन मर्जी का पसंद का कोई भी चार्ज नहीं लाओगे। आपको करना क्या होगा कि आज के बाद से हम लोग ना 1 कूलम चार्ज का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए कि इस जगह पर फील्ड जो है वो ज्यादा मजबूत है या फिर वीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है या बहुत ही ज्यादा कमजोर फील्ड है वहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ, और तब से ना हम लोग आज तक बस इसी 1 कूलम चार्ज को ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह पर ये पता करने के लिए कि वहां की फील्ड ज्यादा मजबूत है या फिर ज्यादा वीक है। और तब से बोला जाने लग गया कि अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी चार्ज से फील्ड स्ट्रांग बन रही है या वीक बन रही है, तो आप सिंपल सा एक काम करो, वहां पर ना 1 कूलम का चार्ज ले जाकर के रखो। 1 कूलम चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा, 1 कूलम चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा, हम उसी फोर्स को क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और तब से हमने यही डेफिनेशन बना ली और बोलने यही लग गए कि किसी भी फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा है, और अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कम लगा तो हम ये कहेंगे कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ही कम है। और अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा तो हम बोलेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये चीज हमारे लिए बात क्लियर हो गई, समझ में आई। अब हमने इसकी एक डेफिनेशन बना ली, और डेफिनेशन बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज फिर से क्लियर कर दूं। क्या? सुनिए ध्यान से एक बार। अब ना एक सामने सवाल यह है कि सर अगर आपके पास एक चार्ज है और उससे आसपास में फील्ड बन रही है, और मुझे चेक करना है कि ये कितनी फील्ड बना रहा है यहाँ पर, तो आपने कहा कि आप 1 कूलम का चार्ज ला करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा फील्ड कितनी बन रही है। और जरूरी थोड़ी ना कि हर किसी के पास 1 कूलम का ही चार्ज हो। मान लो मेरे पास अगर 1 कूलम का चार्ज नहीं है, तो क्या मैं ये चेक नहीं कर सकता कि यहाँ पर फील्ड कितनी बनेगी? मेरे पास मान लो 1 कूलम के बजाय 10 कूलम का चार्ज हो, 20 कूलम का चार्ज हो, 50 कूलम का चार्ज हो, तो क्या मैं ये पता नहीं कर पाऊंगा कि इस जगह फील्ड कितनी बनेगी या कितनी नहीं बनेगी? तो इन्होंने बोला नहीं, परेशान मत होइए, ऐसी बात नहीं है। अब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। एक सिंपल सी चीज, इन्होंने बोला आप एक काम करो, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपके पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, आपके पास कितने कूलम का चार्ज है, Q कूलम का चार्ज है या Q नॉट कूलम का चार्ज है। आपके पास आपका एक टेस्ट चार्ज है जो कितने कूलम का है, Q नॉट कूलम का टेस्ट चार्ज है। आपने क्या किया, इस Q नॉट कूलम चार्ज को रखा, और सपोज कर लीजिए इस Q नॉट कूलम चार्ज को फील्ड में रखने पर कितना फोर्स लग गया, F। इसका मतलब Q नॉट कूलम चार्ज को आपने रखा, आपके पास एक कूलम नहीं था, और जो फोर्स लगा वो सपोज कर लीजिए कितना लगा, F। और मैंने कहा 1 कूलम पर जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई अगर इतने कूलम पर इतना फोर्स लग रहा है तो 1 कूलम पर जरूर कितना लग रहा होगा, F अपॉन में Q नॉट।
और एक कूलाम पर जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए यही है वो एक कूलाम पर लगने वाला फोर्स। तो इसलिए तब से हमने इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया और तब से हम लोग ना ई का एक फॉर्मूला बोलते हैं क्या, ई इज इक्वल टू में एफ अपॉन में क्यू नॉट। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। और तब से अगर आप लोगों को कोई बोले कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप वहां के फोर्स को वहां पर रखे हुए टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। ये है चीज सिंपल सी। अब चूंकि आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। डायरेक्शन कौन सी होगी जी, वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन किसकी होती है, हमारे फोर्स की होती है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ध्यान से समझिएगा, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अब मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला करके रख दिया, सपोज कर लो वाला टेस्ट चार्ज कौन सा, दैट इज क्यू नॉट। अब ये जो टेस्ट चार्ज है हम टेस्ट चार्ज भी कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगा के इसे जबरदस्ती रिपेल करेगा और मान लीजिए कितना फोर्स लगाया, एफ। तो मैंने क्या कहा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इसका मतलब यही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी और यही डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। इसी तरीके से अगर मैं इस जगह पर एक और चार्ज लूं और मान लीजिए इस बार जो चार्ज लेता हूं वो कैसा लेता हूं, नेगेटिव, और इस नेगेटिव चार्ज के पास में अपना एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला करके रख देता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो इसे रिपेल नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैंने कहा जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या बनती है, फील्ड भी बनती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर यूं कहे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। और यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है ताकि जब कभी भी मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो डायग्राम बनाते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि पॉजिटिव चार्जेस इसलिए फील्ड बाहर की तरफ दिखाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इसलिए फील्ड कहां की तरफ दिखाएंगे, अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ नेगेटिव हो तो क्या चीज, सर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है और अंदर चार्ज भी नेगेटिव है। मैं बता रहा हूँ भाई अभी इस बात को, सुनिए मैं आ ही रहा था इसका। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज, हमेशा ना साइंटिस्टों ने एक बात को फिक्स कर लिया है। इन्होंने ये कहा कि भाई आज के बाद से हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेंगे ना वो हमेशा प्लस का एक कूलम चार्ज ही लेंगे। ये बात जो आप पूछ रहे हैं मैं अपने आप बताने ही वाला। ऑलवेज कह रहा हम इसी का इस्तेमाल करेंगे टेस्ट चार्ज के लिए। आप अगर चाहो तो तुम -1 कूलम यूज कर लो, +2 कूलम यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है जो भी। लेकिन साइंटिस्टों ने सारे फॉर्मूले डिराइव किए, जितनी भी चीजें लिखी, जितनी भी बातें बताई, उन सभी बातों के अंदर इन लोगों ने इसी प्लस के 1 कूलम चार्ज को ही टेस्ट चार्ज माना है और इसी के हिसाब से सारे फॉर्मूले वैलिड है। अगर किसी भी बच्चे ने इस +1 कूलम चार्ज के बजाय -1 कूलम चार्ज को टेस्ट चार्ज ले लिया तो भी यही फॉर्मूले वैलिड होंगे। बस फर्क इतनी हो जाएगी कि हर चीज की क्या बदल जाएगी, डायरेक्शन। जैसे इस केस में डायरेक्शन बाहर की तरफ थी तो इस केस में अब डायरेक्शन कहां पर आ जाएगी, अंदर की तरफ। मगर याद रखिएगा 12th क्लास के हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक के अंदर जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी ऑलवेज जो टेस्ट चार्ज लिया गया है वो हमेशा प्लस के 1 कूलम चार्ज को ही लिया गया है। अब क्योंकि ये एक टेस्ट चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा चार्ज है, ये है एक टेस्ट चार्ज। इसकी मदद से हम ये चेक करते हैं कि कहीं पे फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत है या फिर वीक है। और कितने कूलम का, 1 कूलम का, और साथ में कैसा है, पॉजिटिव। तो पता है 1 को फिजिक्स में यूनिट कहा जाता है। जैसे अगर ये मार्कर है, सपोज कर लो इसकी लंबाई अगर 1 इंच हो तो आप इसको फिजिक्स में बोलेंगे इसकी लंबाई है यूनिट इंच। अगर मैं इस मार्कर का वजन तोलूं और मान लो वो 1 ग्राम हो तो फिजिक्स में बोलते हैं इसका वजन है यूनिट ग्राम। मैं इसे ऊपर से नीचे की तरफ गिराऊं और ये 1 सेकंड में गिर जाए तो मैं ये बोलूंगा यार इसको गिरने में जो टाइम लगा वो कितना है, वो है यूनिट सेकंड। ऐसे ही अगर ये 1 कूलम है तो फिजिक्स में इसी को बोलेंगे यूनिट कूलम।
और इसीलिए इसका पूरा नाम बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ख्याल रखिएगा हमेशा जब कभी भी कोई पूछे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 कूलम के चार्ज को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये आपके पास इसका एक फॉर्मूला आ गया, और आप यहाँ फोर्स रखेंगे, यहाँ चार्ज रखेंगे, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक छोटी सी चीज बात, अगर कोई पूछे कि बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की अगर मैं लिखूं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इसकी एक यूनिट और होती है जिसे बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, मगर ये वाली यूनिट ना अभी आप लोगों को अगले चैप्टर में देखने को मिलेगी। तब जब मैं अगले चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहां फिर से बताऊंगा कि ये वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ जो आप लोगों को समझ में आ सकती है यूनिट, वो कौन सी, दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, एक बार वोल्ट बता देना, वोल्ट पर मीटर। भाई अभी अभी तो मैंने बोला आप लोगों को वोल्ट पर मीटर जो है ना, ये अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने अभी अभी ये बात बोली थी। ओके ओके कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी ये बात कही कि जो न्यूटन पर कूलम है वो यहाँ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, बट जो वोल्ट पर कूलम, वोल्ट पर मीटर है, ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये अगले चैप्टर में आपको सीखना है, वहां पर आपको ये चीज दिखेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने बस लिख दे रहा हूँ कि ये दो यूनिट होती है, ये यूनिट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, यहां तक की बात आप सभी लोगों को पता चल गई कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ बनेगी, नेगेटिव से फील्ड अंदर की तरफ बनेगी, हमेशा इसी को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं कि आपको क्या बोलना है। आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by unit positive test charge placed at that point। यानी कि किसी भी जगह पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने पर उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा, that amount of force is called what, that is called electric field intensity और electric field strength at that point, उस पॉइंट के ऊपर। अब मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं, और ये जो बहुत जरूरी वाली बात मैंने आपको अब बताने जा रहा हूं, ये बात ना मैंने नोट के अंदर ना नोट में लिखी हुई है। नोट का मतलब है NOTE, दैट इज नोट। अब इस बात पर पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। मैंने ये एरो हटा दी क्योंकि अब मुझे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करनी, मैं सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को और ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें तरीका पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर होती क्या है और कैसे निकाला जाता है। मान लो कि ये आपके पास एक चार्ज है, कैपिटल Q। इस चार्ज की वजह से हर जगह पर क्या बन रही होगी, फील्ड बन रही होगी इसके आसपास के स्पेस में। सपोज कर लो आपको ये चेक करना है कि यार इस जगह पर एक पॉइंट है P, यहां पर चेक करना चाहते हो कि इस चार्ज से इस पॉइंट पर कितनी फील्ड बनेगी, कितनी फील्ड बनेगी, या इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू दिस चार्ज, हम ये पता करना चाहते हैं। तो मैंने क्या तरीका बताया, आप एक काम करो, एक टेस्ट चार्ज लाओ और ला करके यहाँ पर रख दो, और रखने के बाद इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स यहाँ रख दो, और Q नॉट को यहाँ रख दो, आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। यही बताया मैंने। लेकिन सपोज कर लो अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ कितनी फील्ड बन रही है वो मैं जानना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक टेस्ट चार्ज लाया, और वो जो टेस्ट चार्ज लाया वो कितना था, दैट इज Q नॉट। ये टेस्ट चार्ज लाया और ये टेस्ट चार्ज ला करके मैंने इस जगह पर रख दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो चार्ज है ये अपने आसपास अपनी फील्ड बना रहा है, ये भी तो एक चार्ज है, ये भी तो अपने आसपास अपनी फील्ड बनाएगा। भले ही ये बड़ा चार्ज है तो ये ज्यादा दूर तक और बड़ी फील्ड बनाएगा, ये भले ही छोटा है तो थोड़ी ही सही मगर फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा ना। इसका मतलब जिस जगह पर आप इसकी वजह से फील्ड को पता करना चाहते थे कि ये वाला चार्ज यहाँ कितनी फील्ड बना रहा है, उस जगह पर आपने एक नया चार्ज ला करके रखा फील्ड को चेक करने के लिए। तो जो भी चार्ज आपने ला करके यहाँ पे रखा वो भी इस जगह पर अपनी खुद की भी तो फील्ड बनाएगा। अब इस एक जगह पर दोनों चार्जेस की बनने वाली फील्ड आ गई।
लेकिन आपको तो खाली इसकी फील्ड को मेजर करना था। अब जिस चार्ज को आप लाए फील्ड चेक करने के लिए, उसने ही इसकी फील्ड को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर दिया। यानी कि इसको रखने की वजह से आप इसकी फील्ड नाप तो रहे थे, लेकिन इसके रखने की वजह से इसी की फील्ड इस जगह पर डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि अब इस जगह पर एक चार्ज की नहीं बल्कि दोनों चार्जेस की क्या बन रही है, फील्ड। मतलब जिस चार्ज से आप ये टेस्ट करोगे कि फील्ड कितनी है, वही इसकी ओरिजिनल फील्ड को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो अब क्या करें, ये तो सच में इसकी फील्ड को खराब कर रहा है। तो अब हमने क्या सोचा कि यार ये ना इसकी फील्ड को खराब कर रहा है, एक काम करते हैं कि यहाँ पर ना हम ऐसी बॉडी लेके आते हैं जिसका चार्ज बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, ताकि जितना कम चार्ज होगा उतनी ही इसकी फील्ड को कम खराब करेगा। और अगर इसकी फील्ड को कम खराब करेगा, कम डिस्टर्ब करेगा, तो उतना ज्यादा एक्यूरेट और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा हम लोगों को। तो हमने सोचा कम चार्ज क्यों ला रहे हैं, हम एक काम करते हैं ऐसी बॉडी लाते हैं जिसके ऊपर चार्ज ही ना हो। हमने ये चीज सोची कि भैया जब चार्ज होगा ही नहीं तो वो इसकी फील्ड को खराब ही नहीं करेगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब Q1 तो है मगर Q2 कितना है, 0, तो फोर्स कितना लगेगा, 0। इसका मतलब अगर मैं 0 चार्ज वाली बॉडी यहाँ लाके रखता हूँ ना, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ही नहीं, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं फोर्स अप्लाई। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा सोचे मैं 0 चार्ज वाली बॉडी लिया, चार्ज तो आपको लाना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता बचता है कि इसका मतलब जो टेस्ट चार्ज आप लाओ ना, वो टेस्ट चार्ज आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा लाओ, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा टेस्ट चार्ज होगा वो उतना ज्यादा इसकी फील्ड को खराब करेगा, और जितना ज्यादा छोटा चार्ज होगा वो उतना ही इसकी ओरिजिनल फील्ड को कम डिस्टर्ब करेगा, कम खराब करेगा। और अगर इसकी फील्ड कम खराब होगी तो हम उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि आपका टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा हो सके उतना ज्यादा बेटर है, और उतना ज्यादा एक्यूरेट और अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल पाओगे। और इसी वजह से हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल और बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो हम सही तरीके से अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, E इज इक्वल टू में F अपॉन में Q नॉट, इस पे भी वेक्टर डाल दिया, इस पे भी वेक्टर डाल दिया। और ये कहा जाता है कि आप चाहते हो कि आपकी फील्ड बिल्कुल सही तरीके से निकले, तो ये चार्ज जितना छोटा हो सके उतना ज्यादा छोटा लो। और इसको बहुत छोटा दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। और ये रहा एक्सप्रेशन किस चीज का, एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक तरीका। तो याद रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, अब आप समझ रहे हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब आपने 11वीं क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है। जिन्होंने 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको मैथ के टीचरों ने जरूर बताया होगा कि आखिर लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, 11th क्लास में मैंने भी जब मैथ पढ़ाई तब मैंने बताया था कि लिमिट दिस टेंड्स टू 0 का मीनिंग होता क्या है, उसका एक फिजिकल मतलब भी समझाया था। और बाकी साइंस में तो सभी लोग जिनके पास फिजिक्स थी उन्होंने पढ़ा होगा स्टार्टिंग के टॉपिक में। तो अब यहाँ पर Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है Q नॉट एक चार्ज है, वो जितना छोटा हो सकता है उतना बेटर है, और सबसे छोटा कितना हो सकता है कि वो 0 के बहुत ज्यादा पास है। अगर आप इसे 0 कर दोगे तो फोर्स अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इस वजह से 0 नहीं हो सकता, मगर 0 टेंड करने का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा छोटा चार्ज है, ताकि ये जितना ज्यादा छोटा चार्ज लेंगे उतनी ही फील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे से निकाली जा सकती है। अब याद रखना, हम सवाल करते वक्त इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सवाल करते वक्त इस्तेमाल इसी चीज का करेंगे। लेकिन एग्जाम में इस तरह से चीजें लिख दी जाती हैं पूरा, और बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और फिर बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब होता है और इससे क्यों यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इसकी मदद से या इसको लिखने से हमें क्या फायदा होता है। आप ये बोलेंगे कि इसकी मदद से हम फील्ड की एग्जैक्ट और सही फील्ड की ज्यादा काफी हद तक अच्छी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज और दिमाग में आती है कि अगर हम बात करें Q नॉट टेंड्स टू 0, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे छोटा चार्ज लो, जितना कम से कम हो सकता है। अब आपने टेंड्स टू 0 लिख तो दिया, लेकिन हम जानते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, चार्ज की अपनी पसंद की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। जिन लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था उन्हें ये बात पता होगी। और मैंने ये बताया था कि सबसे छोटा चार्ज जो हमारे पास अभी मौजूद है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। इसका मतलब अगर सही मायने में बोला जाए ना, तो आपको अगर सबसे ज्यादा एक्यूरेट फील्ड निकालनी है
तो आप लोगों को ना सबसे छोटा चार्ज यही लेना पड़ेगा, इससे छोटा चार्ज हमारे पास नहीं है मौजूद, लेकिन बस ये एक लिखने का तरीका होता है कि Q नॉट टेंड्स टू 0, मतलब आप इसे जितना ज्यादा छोटा ले सके उतना ज्यादा छोटा पॉसिबल है, लेकिन जो सबसे छोटा आप ले सकते हैं वो सबसे छोटा चार्ज आप इतना ले सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने नोट्स के अंदर प्रॉपर वे में सही तरीके से उसके अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ तक की ये चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। आप चाहो तो ये लिख लो, बाकी नोट्स के अंदर है ही, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चीजें स्टार्ट करें। सर अगर हमें उसकी फील्ड चाहिए ही नहीं, किसके सर उसकी फील्ड चाहिए नहीं, क्यू नॉट चार्ज की फील्ड नहीं चाहिए तो हम उसकी फील्ड माइनस कर देते हैं इस फॉर्मूले में से। नहीं भाई, अगर आप इस वाले फॉर्मूले में से नहीं सर, नहीं उस फील्ड वाले फॉर्मूले। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना, देखो आपकी बात सही है कि हम उसको माइनस कर सकते हैं, हम माइनस कर देते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना, कह रहे की तरह हम उसको माइनस कर देते हैं। ओके ठीक है, मान लो पहले वाले चार्ज में जो फील्ड बनाई वो E1 बनाई, दूसरे वाले चार्ज में जो फील्ड बनाई वो कौन सी बनाई, E2। अब मुझे इसकी फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो मैं दोनों को माइनस करूंगा। आप यही कह रहे हो सर दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है मैं माइनस कर देता हूँ, मान लिया। अब मुझे बताओ इसको मैं निकालू कैसे, इसको निकालने के लिए टेस्ट चार्ज रखोगे ना, वो टेस्ट चार्ज इसको निकालते वक्त ही गड़बड़ क्रिएट कर देगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ही गलत आएगी। तो जो गलत आ रखा है उसमें से कैसे माइनस करोगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर, तो वो चीज वैसे ही डिस्टर्ब है। और बाकी जो आप पूछ रहे हो ना, थोड़ा वेट करो, अभी ना और भी ज्यादा चार्जेस आएंगे, 2 3 3, फिर हम निकालेंगे, तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बातें। अब सुनिए जरा ध्यान से, हमने ये चीज जान ली। अब मैं आपको ना एक फिजिकल, अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, टॉपिक क्या है मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, सुनिएगा बात को ध्यान से। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दो है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन में चार्ज, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर मैं इसके नीचे 1 रखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू में Q नॉट इंटू में E की एक फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है कि अगर आपको किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, कि मान लो ये एक जगह है, यहाँ पर आपको E की वैल्यू पता है कि इस जगह पर E कितना है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज बना रहा होगा, मैं नहीं जानता वो चार्ज कौन सा है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इस जगह पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बन रही है। तो आपको अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए ना, तो आप उस जगह पर किसी भी चार्ज को जब रखोगे तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आप इस फॉर्मूले से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बताता है कि अगर आप किसी भी जगह के बारे में ये जानते हैं कि वहां पर फील्ड कितनी बन रही है, बिना ये जाने कि वो फील्ड किसने बनाई, कौन सा चार्ज है, वो कहाँ रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आपको किसी भी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, तो आप उस जगह पर जो चार्ज रखोगे उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इट मींस दैट कि विदाउट नोइंग द एक्चुअल चार्ज, बिना जाने कि कौन सा चार्ज फील्ड बना रहा है, बिना उसकी मदद के ना हम सिर्फ फील्ड की मदद से किसी भी जगह पर जो चार्ज रखा जाएगा उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को निकाल सकते हैं। इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये तो बड़ा बेसिक सा पार्ट था, और अब आप लोग कई जने इसमें ये ध्यान रखिएगा, एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू में E। मतलब अगर किसी भी जगह पर कोई फील्ड बन रही है तो उस फील्ड के अंदर आपने कोई चार्ज रखा, तो चार्ज इंटू में फील्ड आपको उस जगह पर क्या बता देगा कि उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अगर फील्ड है तो ही फोर्स लगेगा, फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फील्ड कम तो फोर्स कम। अब इसके आगे की बात सुनना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए। हमने ना कूलम्स के लॉ में ये पढ़ा था कि एक चार्ज जो है Q1 वो दूसरे किसी चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, यही पढ़ा था। कितना फोर्स अप्लाई करता है वो कूलम्स के फॉर्मूले से हमने देख लिया था। एक्चुअल में एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, एक स्टेप वाला प्रोसेस नहीं होता, ये डबल स्टेप प्रोसेस होता है, दैट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि पहले ने दूसरे के ऊपर सीधा ही फोर्स लगा दिया, इसका डबल स्टेप 2 स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब कि सबसे पहले पहला वाला जो चार्ज है वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है,
और फिर उस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी फील्ड के अंदर फिर हम दूसरा चार्ज रखते हैं, और वो वाली फील्ड तब जा करके इस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करती है, फोर्स। इट मींस दैट कि एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज से जो फोर्स लगता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता कि ये सीधा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे। पहला चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, ये पहला स्टेप, और फिर उस फील्ड में जब आप दूसरा चार्ज रखते हैं तब वो वाली फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करती है, फोर्स। तो आपको अगर फोर्स निकालना है तो एक तरीका ये भी हो गया कि आप सबसे पहले इस चार्ज से निकाल लीजिए कितनी फील्ड बन रही है, और फिर इस फील्ड के अंदर आपने इस चार्ज को रखा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q नॉट इंटू में E, और फिर उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। तो ये आपका इसका दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि फोर्स लगाना सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये डबल स्टेप का एक प्रोसेस होता है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस अब आप लोगों को शायद क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अब ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंसेप्ट के बारे में समझ लिया। अब चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो इंटेंसिटी के बारे में बातें बतानी थी मैं वो बता चुका। अब हमारे पास ना टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या? अब आपकी पूरी बुक, पूरा चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाएगा। कैसे? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक चार्ज की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दो चार्जेस की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो सवालों में करेंगे 3 चार्ज 4 चार्ज, फिर वो डिपेंड करता है टीचर जितने मर्जी चार्ज दे दे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बड़ी बड़ी बॉडीज से, फिर लंबी लंबी तारों से, स्फेरिकल बॉडीज से, यानी कि अब हर एक टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे। तो चलिए अब हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप लेते हैं, सबसे छोटा, सबसे आसान वाली चीज को उठाते हैं सबसे पहले, और वो जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आज की क्लास का अब ये अगला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब मुझे पता करना है कि किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन ना अब इसको बोलते बोलते ना इतना कॉमन हो गया है कि अब लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आप लोग भी इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, एग्जाम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखते हैं तो भी यही माना जाएगा। फिलहाल सुनिए ध्यान, मेरा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना किसकी वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलिए एक काम करते हैं, सपोज कर लीजिए इस जगह पर ना मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, और मान लीजिए वो पॉइंट चार्ज कौन सा है, +Q, और ये किसी एक पॉइंट O पर रखा हुआ है, और मैं इस +Q चार्ज की वजह से यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट इज P, और इस जगह पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पता करना है। तो आप पहले पूछोगे ना, सर पहले ये बताओ ये P पॉइंट है कितनी दूरी पर, तो मैंने बोल दिया, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R। तो जब आप इसे एग्जाम में लिखोगे तो आप ये लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट एनी पॉइंट O, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। इतने डिस्टेंस पर, मतलब O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया है, R मान लिया है। अब मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक टेस्ट चार्ज ला करके रख लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लाया और ला करके रख दिया, कितना, Q0 कूलम था, एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको जबरदस्ती रिपेल करेगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। चलिए देखते हैं आखिर कितना फोर्स लगेगा। तो आप जानते हैं कूलम्स में बताया था, क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये रहा Q इंटू में Q0 अपॉन में R²। तो आप कह सकते हैं इस चार्ज ने इसके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स पता चल गया। एज जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q0। तो आप एक काम कीजिए, F की जगह पर F की वैल्यू रख दीजिए।
F का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, दैट इज Q इंटू में Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और ये F की जगह F रख दिया और नीचे Q नॉट था तो यहाँ पर भी क्या डाल दिया Q नॉट। अब आप इस Q नॉट से इस Q नॉट को क्या कर दीजिए कैंसिल, आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q अपॉन में R का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी में नहीं यूज होगा, ये सिर्फ तब आपको इस्तेमाल करना है जब आपको फील्ड निकालनी किसकी वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। इसका मतलब ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इससे हमें एक बात पता चली कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम बदलेगा तो फील्ड बदल जाएगी। और एक चीज और पता चली कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा फील्ड उतनी ज्यादा बनेगी। And this electric field intensity is inversely proportional to the square of the distance. आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ही क्या होती चली जाएगी, कम। मैं इसे अगर बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है, कितना है 0, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो आप ये 0 चार्ज ला करके एक बार यहाँ रखना, 0 इंटू अपॉन समथिंग, आंसर फिर से कितना आएगा 0। मतलब जिस बॉडी के पास चार्ज नहीं है उससे फील्ड भी नहीं बन सकती, यानी कि चार्ज बॉडी ही अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, जिनके पास चार्ज नहीं है इसका मतलब वो फील्ड नहीं बना सकती। माइक बंद कर लीजिए भाई, किसी का माइक ओपन रह गया है। इफ अब अच्छा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब जितना बड़ा डिस्टेंस रखोगे फील्ड उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस रखूं तो फील्ड बहुत ही कम, और अगर सबसे बड़ा डिस्टेंस रख दो तो फील्ड हो जाएगी सबसे कम। और आपको पता है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस अगर आप किसी को बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, इन्फिनिटी को। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूंगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा आप जानते हैं उसका आंसर कितना निकल के आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब बन सकती है जब वहां पे चार्ज 0 हो, या फिर तब 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है जब चार्ज तो मौजूद हो लेकिन वो चार्ज यहाँ से बहुत दूरी पर हो। यानी कि अगर कोई चार्ज मेरे हाथ में है और कोई ये कहे कि यहाँ से सन के ऊपर इससे कितनी फील्ड बनेगी, तो आप बोलोगे सर वो डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इस चार्ज की वजह से फील्ड नहीं बनेगी, यानी कि फील्ड कितनी बनेगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम सवाल करते वक्त, न्यूमेरिकल करते वक्त या टॉपिक्स देखते वक्त जब कभी भी ये बोलेंगे कि इस चार्ज की वजह से इंफिनिटी पर कितनी फील्ड बन रही है, तो आप सीधा बोल देना कि इंफिनिटी पर इस चार्ज की वजह से फील्ड बनेगी कितनी 0। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो आप इसका एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह पर क्या ले लीजिए चार्ज। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब चार्ज डबल तो फील्ड डबल, चार्ज ट्रिपल तो फील्ड भी ट्रिपल। इट मींस दैट कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। आप सभी को पता है जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो आप इसका भी एक ग्राफ बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ बना लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई और यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब चार्ज बढ़ने से फील्ड बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड कम होती जाएगी, और जैसे ही डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो फील्ड अपने आप ही कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये आपका ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये चीजें नोट्स में हैं ही। फिर आगे की बात करते हैं। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका? सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे कितनी होगी? भाई पॉइंट चार्ज के ऊपर ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिफाइन करते। अगर आप पॉइंट चार्ज पर अगर निकालोगे ना इसी चार्ज के ऊपर ही, तो ये डिस्टेंस पता है कितना आ जाएगा 0, और 0 रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ही तब है जब आप ना इससे कुछ डिस्टेंस पर फील्ड निकालो। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल नहीं है जब आप जहां चार्ज रखे हो खुद के चार्ज की वजह से खुद की फील्ड। न्यूटन ने एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है। कौन सा फोर्स? जो एक कूलम चार्ज के ऊपर रखता है लगता है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और फोर्स कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
मतलब एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है, बस एक कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर आप मैंने 11th क्लास में ये चीज पढ़ाई और आपको पता होगा कि मान लीजिए एक कार है और आप कार को चला रहे हैं और कार खराब होगी, अब कार को धक्का मार के चलाना है, तो अब आप कार के अंदर ही धक्का मारोगे तो क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो गया। कोई बॉडी खुद के ऊपर फोर्स लगा के खुद को नहीं चला सकती, लेकिन कार खराब है, आपको अगर से चलाना है तो बाहर से धक्का लगाओ, तब वो फोर्स कार के लिए एक्सटर्नल होगा और तब कार चलेगी। इसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि ये चार्ज अपनी ही फील्ड बनाए और खुद की फील्ड से खुद को ही फोर्स लगा के अपने आप ही चलना शुरू कर दे। इस तरह से कोई भी बॉडी अपने आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को नहीं चला सकती, जिस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हो अपनी फील्ड से। वरना फिर इसको कुछ मत दो, बस कोई चार्ज रख दो, वो अपने आप लाइफ टाइम चलता रहेगा। यानी कि एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पर फोर्स लगाएगा। तो ये बात का ख्याल रखिएगा और इस चीज का ध्यान रखना, आप जब कभी भी इस चार्ज की मदद से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नापेंगे तो कोशिश करेंगे कि ये चार्ज ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, और ये तब डिस्टर्ब नहीं करेगा जब आप इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा पॉसिबली छोटी वैल्यू लीजिए, तब जाकर के आप इसकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है। एक बात याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज। अगर कोई बॉडी बड़ी सी है और उस पर बहुत सारा चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज अगर नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप गलती से भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब चार्ज कौन सा? पॉइंट चार्ज। और मैं आपको बता चुका हूं कि पॉइंट चार्ज आखिर किसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल देखते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और फिर यहाँ पर आज की क्लास में फिनिश कर दूंगा। सुनिए, एक छोटा सा सवाल यह है कि मान लीजिए आप लोगों के पास इस जगह पर ये एक पॉइंट है O, और यहाँ पर ना आपके पास एक चार्ज रखा है, वो भी कितना? +2 माइक्रोकूलम का। सपोज ए +2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट O को आप ओरिजिन या कुछ भी मान लीजिए। किसी ने आपसे कहा कि इससे न कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, और इस P से O तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मीटर। और मुझसे ये कहा गया, चलो जरा बताओ कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये चार्ज। तो हमने बोला है ये तो एक पॉइंट चार्ज है, सवाल में ऐसा लिखा होगा, और मैंने कहा था अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो आप ये मान के चलना कि वो पॉइंट चार्ज है, वरना वो बता देंगे कि वो पॉइंट चार्ज नहीं है, बड़ी बॉडी है, कुछ भी है, बस एक पॉइंट चार्ज है। आप सीधा सीधा बोलोगे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0। उसके बाद क्या है? दैट इज Q/R²। यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू रख दी। कैपिटल Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶, और नीचे डिस्टेंस है 10, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 18, और 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 करेंगे तो ये हो गया 10⁻3, और नीचे 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 100। अब 00 से 00 कैंसिल, 100 × 80, तो 10 इसको क्या लिखेंगे? 180। इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 180। और अभी अभी इसकी यूनिट बताई थी, क्या थी? दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इस चार्ज की वजह से इस जगह पर जो फील्ड बनेगी वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब ये मान लीजिए आपके सवाल का पहला पार्ट। अब मैंने आपके सवाल का एक और दूसरा पार्ट भी डाल दिया। मैंने कहा कि अगर मैं इस जगह पर एक चार्ज ला करके रख दूं, कोई भी एक चार्ज ला के रख दूं, सपोज कर लीजिए जो कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, या फिर 1 माइक्रोकूलम ना रखने के बजाय सपोज कर लीजिए मैंने बोला 2 कूलम का एक चार्ज मैंने ला करके यहाँ पर रख दिया, तो बताइए 2 कूलम का चार्ज अगर मैं यहाँ रखूं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि F का फॉर्मूला कितना होता है? Q0 × में E। आपने जो चार्ज यहाँ ला करके रखा वो कितना है? 2 कूलम का, तो ये रहा 2। और इस जगह पर जहां आपने रखा है वहां पर फील्ड कितनी बन रही है? दिस फील्ड इज इक्वल टू 180। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 360 न्यूटन। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस जगह पर 2 कूलम का चार्ज रखूंगा तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 360 न्यूटन का। तो अब आप समझ गए किसी चार्ज की वजह से किसी जगह पर फील्ड कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज ये भी समझ गए, अगर किसी जगह की फील्ड आपको पता है और आप वहां पे कोई चार्ज लाके रख रहे हैं तो आपको ये पता करना हो कि ये फील्ड की वजह से चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप इसी फॉर्मूले की मदद से F इज इक्वल टू Q0 × E आप उस चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
ठीक है जी, खत्म। अब एक आखिरी बात बता रहा हूँ और फिर आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूँ, हो गया सभी का? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, नहीं लिया तो बेटा लेना सीख लो कैसे लिया जाता है। सुनो ध्यान से, एक लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, एक आखिरी चीज। अब आप लोगों को ना देखा जाए, अब जो मैं बताऊंगा, अब आगे जो भी क्लासेस होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, बस मैं फील्ड ही निकालना सीखूंगा कि 2 4 से कैसे फील्ड निकलेगी, 3 से कैसे निकलेगी, बस यही काम करना। और ऐसे करते करते आपका चैप्टर खत्म। बीच में बड़े बड़े चार्जेस भी आएंगे, उनके लिए फिर हम अलग तरीका लगाएंगे फील्ड निकालने का, लेकिन फील्ड ही निकालना और कुछ नहीं करना इसके अंदर। सुनिए, एक आधा टॉपिक बीच में छोटा मोटा अलग सा आएगा, लेकिन ज्यादातर फील्ड ही निकालना। सुनिए ध्यान से, हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। बस यही लाइन मुझे बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब बात यह है कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि ये लाइन आपको कहीं पर भी लिखी हुई मिल जाएगी, या आपसे कोई पूछेगा कि कैसी फील्ड होती है तो आप बोलोगे स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो मैं आपको समझा दूं आखिर स्फेरिकली सिमेट्रिक शब्द का मतलब होता क्या है। मान लीजिए इस जगह पर, इस जगह का नाम रख दिया O, ये एक पॉइंट है O, और यहां पर मैंने अपना एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, दैट इज सोर्स चार्ज, जो फील्ड बनाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि भाई इससे ना r डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ फील्ड बनेगी। हाँ बनेगी। कितनी फील्ड बनेगी? चलो मान लिया E फील्ड बनेगी। अब यही r डिस्टेंस में यहां पर ले लूं तो आप बोलोगे सर तभी भी फील्ड E ही बनेगी, बस फर्क क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी इसकी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। अगर चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फील्ड भी कैसी बनेगी, सेम। तो तुम R डिस्टेंस यहाँ पर लो, R डिस्टेंस यहाँ पर लो, R डिस्टेंस ऊपर लो, R डिस्टेंस नीचे लो, R डिस्टेंस नीचे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हर जगह से डिस्टेंस सेम है ना, तो इस पूरी की पूरी सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सेम। अब आप इसे जब देख रहे होंगे तो देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा अच्छा सर्कल के हर हिस्से पर फील्ड सेम बन रही है। नहीं, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। कैसे है स्फीयर, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये मेरा हाथ है और मैंने अपने हाथ पे इस जगह पर ये वाला चार्ज लाके रखा हुआ। अब इस चार्ज से 1 मीटर ऊपर जितनी फील्ड बनेगी उतनी ही फील्ड 1 मीटर नीचे भी बनेगी, उतनी ही फील्ड 1 मीटर आगे भी बनेगी, उतनी ही फील्ड 1 मीटर पीछे भी बनेगी, उतनी ही फील्ड आपकी तरफ भी बनेगी 1 मीटर, और 1 मीटर पीछे उतनी फील्ड मेरी तरफ भी बनेगी। मतलब अगर आप इस चार्ज को स्फीयर के सेंटर पर मान लो तो पूरे का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा जिसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर। और इस स्फीयर के किसी भी हिस्से पर आप अगर चले जाते हो, किसी भी हिस्से पर, तो हर जगह पर आपको इतनी ही फील्ड नजर आएगी। तो ना इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं कि ये फील्ड ना चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में सेम वैल्यू रखती है। किसी भी डायरेक्शन में अगर इतने ही डिस्टेंस पर आप कभी भी चले जाओ, किसी भी तरफ चले जाओ, तो हर जगह पर फील्ड की वैल्यू कैसी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल फील्ड एक जैसी है। एक जैसे शब्द के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, एक जैसा। और एक स्फीयर के ऊपर ये सिमेट्री दिखाई दे रही है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इस बात को ध्यान रखना। मगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, और दूसरे जब चार्जेस आएंगे तब उनसे स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगी तो एक बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा। मैं लिंक ना आज रात को 9 बजे से पहले इस लिंक को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो अभी मैं नोट्स आप लोगों की ग्रुप में 5 मिनट में भेज रहा हूँ, और अभी के लिए तो इतना काफी है। लेकिन जाने से पहले भाई एक जरूरी बात सुन लीजिए।